निवेश से क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इससे लाभ और हानि क्या है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सीमाओं के पार पूंजी प्रवाह को निवेश कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रूप एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नई उत्पादक क्षमता की स्थापना की जाती है या पहले से स्थापित उत्पादन क्षमता को खरीदकर उसका विस्तार या सुधार किया जाता है। नई उत्पादक क्षमता को ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफडीआई को सबसे महत्वपूर्ण पूंजी प्रवाह का महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें पूंजी के साथ अक्सर आधुनिक तकनीक उपलब्ध के नए तरीके, श्रमिकों के लिए नई क्षमताओं के बेहतर विकास की संभावना, विदेशी व्यापार में बेहतर पहुंच बनती है। इससे देश की उत्पादक क्षमता बढ़ती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हमारा देश विश्व उत्पादन श्रृंखला ग्लोबल प्रोडक्शन चेन से जुड़ता है। प्रत्यक्ष निवेश में भारत में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें नीतिगत सुधार, आधारीय संरचना में सुधार, मजबूत वित्तीय क्षेत्र आदि के अलावा बड़े घरेलू बाजार का भी महत्व है। भारत में 2007-2008 में विदेशी निवेश 34 अरब डॉलर पहुंच गया था। इसके बाद समृद्धि दर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट के कारण धीमी हुई है। इसका कारण है एफडीआई में वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, सूचना तकनीक और दूरसंचार सेवाएं एवं आधारिक संरचना से जुड़ी परियोजनाओं में भी आ रही है। लेकिन अभी भी भारत चीन से काफ़ी पीछे है। इनके कारणों में भारतीय आधारीय संरचना सुधार के बावजूद चीन से काफ़ी पीछे है। भारत में प्रक्रियात्मक समस्या बनी हुई है। विभिन्न प्रकार की सरकारी अनुमति पाने में अभी भी काफ़ी समय लगता है। इसकी समस्या है कि विदेशी निवेशों में उदारीकरण के बावजूद क्षेत्रीय सीमाएं हैं, जैसे बीमा क्षेत्र में 26% की सीमा और खुदरा बाजार रिटेल में विदेशी निवेश लगभग पूर्णतः प्रतिबंधित है। भारत में श्रम संबंधी कानून अपेक्षाकृत कठोर है और इससे विशेष तौर पर श्रम प्रधान क्षेत्रों में विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है। यहीं पर चीन ने सेज में श्रम कानूनों में रियायत प्रदान की है। चीन में कंपनियों को हायर एंड राइज की अनुमति दी गई है, यानी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को हटाना और लगाना। भारत में केंद्र सरकार ने ऐसी कोई रियायतें नहीं दी है, वह इस मुद्दे को राज्यों पर छोड़ दिया है। चीन का 60% निर्यात विदेशी निवेश से जुड़ा है, जबकि भारत का 21% जुड़ा है। निष्कर्ष: सुधार के बावजूद भारत चीन और हांगकांग से भी पीछे है, जो वैधानिक तौर पर चाइना का भाग है, परंतु आंतरिक स्वायत्तता है एवं व्यापार आंकड़ों में यह काफ़ी आगे भारत से है। दुनिया में सर्वाधिक एफडीआई यूएसए में होता है और यह लगातार पहले स्थान पर है। जैसे टोयोटा का सबसे ज़्यादा निवेश यूएसए में है, जो मूलतः जापान की कंपनी है। विदेश से एफडीआई प्राप्त करने और विदेशों में एफडीआई करने दोनों में ही यूएसए पहले स्थान पर है। 2009-2010 में स्थिति कुछ प्रतिकूल हो गई है। स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है। एफडीआई में यूएसए प्रथम स्थान पर, चीन 5वें स्थान पर, व हांगकांग 8वें स्थान पर, व भारत 9वें स्थान पर है। 2008 में 2007 की तुलना में एफडीआई में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समृद्धि भारत में ही हुई है। तब भी भारत 9वें स्थान पर है। वर्तमान वर्ष 2009 में एफडीआई का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंडी व देश की आर्थिक समृद्धि में भी गिरावट हो रही है। इन स्थितियों में आवश्यकता है कि भारत एफडीआई के संबंध में और सुधार करे, नीतिगत कठिनाइयों में सुधार करे, श्रम क्षेत्र व अनुमति प्राप्त करने में कठिनाई को दूर करे। पीएफआई पोर्टफोलियो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यह वित्तीय रूप में निवेश होता है। इसका उद्देश्य मुख्यतया वित्तीय लाभ कमाना होता है, जैसे पूंजीगत लाभ। इसका प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं होती है और तकनीक का प्रभाव इससे नहीं जुड़ा होता है। पीएफआई को मेन स्रोत एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक होता है। इन्हीं को भारत में पूंजी बाजारों में निवेश की अनुमति दी गई है। ये विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जैसे पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड। ये भारतीय पूंजी बाजारों में शेयर, बॉन्ड आदि खरीदती है और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कैपिटल गेन्स, पूंजीगत लाभ प्राप्त करना होता है। लेकिन इससे के अलावा अन्य स्वरूप एडीआर व जीडीआर भी होते हैं। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एडीआर अमेरिका के पूंजी बाजारों में व जीडीआर अन्य विकसित देशों के पूंजी बाजारों में, यूरोप और जापान तथा भारत दोनों में यह काम होता है कि कोई भारतीय कंपनी विदेशी बाजारों में विशेष प्रकार की प्रतिभूति पैदा करती है, जो कंपनी के शेयर के समकक्ष होती है और लाभांश में उसकी भागीदारी होती है। लेकिन इसका पंजीकरण और खरीद बिक्री विदेशी पूंजी बाजारों में ही होगी, भारत में नहीं। जैसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी में अभी शेयर जारी किए हैं, उनमें विदेशी कंपनियां निवेश कर सकती हैं
शेयर खरीद सकती हैं, परंतु उनकी बिक्री पंजीकरण भारत में ही कर सकती है। विदेशी कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर शेयर पंजीकरण आदि कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स FII जारी करते हैं। इसके लिए म्यूचुअल फंड जरूरी होता है। किसी व्यक्ति या संस्था से जुड़ी धनराशि प्राप्त कर FII पार्टिसिपेटरी नोट्स संबंधित व्यक्ति या कंपनी को जारी करते हैं। मनी FI पार्टिसिपेटरी नोट्स PN होल्डर की पहचान गुप्त रखी जाती है। वह PN होल्डर के अनुसार निवेश किया जाता है। निवेश कहाँ और किस प्रकार करना है? भारत की चिंता यह है कि भारत को जो धन अवैध तौर पर विदेश ले जाया गया, उसी का कुछ भाग PN के माध्यम से वापस भारत लाया जाता है। पार्टिसिपेटरी नोट्स PN का पैसा एक सब अकाउंट के माध्यम से होता है। यह भी संभव है कि यह राशि अंतर्राष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से भी जुड़ी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग की भी संभावना है, यानी अवैध धन को वैध बनाने की कोशिश। हेज फंड यह एक विशिष्ट प्रकार की संस्था है जिसका रिकॉर्ड सेबी के पास नहीं है। भारत में यह PN के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। यह अवैध नहीं है, परंतु इसके कामकाज से वित्तीय अस्मिता उत्पन्न होती है। 2007 में PN पर रोक लगाई गई व 2008 में PN में ढील दी गई, क्योंकि 2008 में विदेशी निवेश बहुत कम हो गया, अतः सरकार ने PN में ढील दी गई। FPI की समस्या। FPI अल्पकालिक पूंजी प्रवाह होता है, बहुत तेजी से आ भी सकता है व उतनी तेजी से जा भी सकता है। इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं रही है। इन कारणों से FPI पर अत्यधिक निर्भरता से वित्तीय आर्थिक निर्भरता भी पैदा हो सकती है। 2006-2007 में नेट पोर्टफोलियो निवेश पोर्टफोलियो निवेश $7 अरब। 2007-8 में यह $30 बिलियन हो गई। 2008-2009 में यह निगेटिव हो गया। FPI का अनुमान भारत में $11 अरब है। इसका मुख्य कारण विदेशी संस्थाओं को विश्व बाजारों में काफ़ी क्षति हुई है। उस क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें भारत में प्रतिभूतियों की बिक्री कर धनराशि बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी। 2008-2009 में $110 अरब आया व बाहर $121 अरब गया, अतः नेट FPI $11 अरब हो गया। समस्या। इससे शेयर बाजारों में भारी गिरावट की प्रवृत्ति रही। 2008-2009 शेयर बाजारों में गिरावट से नए निवेश में कमी व आर्थिक समृद्धि पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। विदेशी मुद्रा बाजार में भी मांग आपूर्ति की असंतुलन पैदा हुई व इसके चलते मुद्रा विनिमय दर में गिरावट की प्रवृत्ति भी रही। FPI पर ज़्यादा निर्भर रहना सही नहीं, ज़्यादा FDI पर निर्भर रहना चाहिए। इनके माध्यम से पूंजी आती है वित्तीय, जिससे भौतिक पूंजी में बदला जाता है।